आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं तेरा फितूर भाग 1। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं मज़े में होंगे। कहानी शुरू करने से पहले पिछली कहानी साथिया रे के लिए आपका बहुत बहुत आभार दोस्तों। तो इस बार पेश है आपके प्यारे से कपल सक्षम दीक्षा की एक नई प्यारी सी रोमांटिक सी चटपटी सी पेशकश तेरा फितूर, जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं जल्दी से तेरा फितूर के पहले भाग की ओर। नवंबर का महीना था। दिल्ली में सर्दी दस्तक दे चुकी थी। सर्दियों में दिल्ली की रौनक देखते ही बनती है। अक्टूबर नवंबर के महीने में शादियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर गली मोहल्ले में किसी न किसी की शादी होते हुए आपको मिल ही जाएगी। जितने खूबसूरत शामियाने और एक से बढ़कर एक पकवान दिल्ली की शादियों में मिलते हैं ना जनाब, वो भारत क्या दुनिया के किसी शहर में नहीं मिलेंगे। ये मेरा यानी दीक्षा का वादा है। मेरा पूरा नाम दीक्षांशी है और घर में प्यार से सब मुझे दीक्षा कहते हैं। एक हफ्ते बाद मेरे बड़े भाई की शादी है। सब उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं और एक वो है कि जब देखो फ़ोन पर चिपका रहता है। मेरा खुद से वार्तालाप चालू था कि तभी मम्मी की आवाज़ आई, दीक्षा अनमोल किधर है? उसे ज़रा बुला कर तो ला। ज़रूर छत पर होगा, और किधर होगा? कंबल में मुंह छुपाकर बात कर रहा होगा अपनी होने वाली बीवी से। पता नहीं बोलने की तमीज़ कब सीखेगी तू। बड़ा भाई है तेरा, हफ्ते बाद उसकी शादी है। भाभी के सामने ऐसे बोलेगी तो वो क्या सोचेगी? मम्मी ने चिढ़ते हुए कहा। मम्मी 2 ही साल बड़ा है, कोई 10-12 साल नहीं। और इतना तू तड़ाक तो भाई बहनों में चलता है। भाभी कोई दूर से नहीं, पड़ोस से ही आ रही है। मैं, अनमोल और ऋतु सब बचपन में एक साथ बड़े हुए। मैं तो शादी के बाद भी उसे भाभी नहीं ऋतु ही कहकर बुलाने वाली हूँ। हम दोनों की उम्र एक ही है। मम्मी, उन्होंने गुस्से से अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, 10 बार समझा चुकी हूँ तुझे कि रिश्ता बड़ा होता है ना कि उम्र। लेकिन तुझे किसी की बात सुननी ही कहाँ है। बहुत जिद्दी है तू। किसी दिन तेरा ये जिद्दी स्वभाव तुझे ले ना डूबे। लड़कियों का इतना जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है। जाकर जल्दी से अनमोल को बुला कर ला। तुझे समझाने के चक्कर में मेरे 10 मिनट बर्बाद हो गए। वो उछलती कूदती छत पर पहुंच गई। अनमोल को छत के कोने में दुबके हुए देख उसने झट से उसका कंबल खींच दिया। अनमोल जोर से चिल्लाया, पागल है क्या? दिखते नहीं है फोन पर बात कर रहा हूँ। तू फोन पर बात करते हुए दिखा नहीं, इसीलिए तो कंबल खींचा। मुझे लगा तू छत के कोने में कंबल में दुबक कर सो रहा है। अनमोल ने दीक्षा की तरफ गुस्से से देखते हुए उधर फोन पर चिपकी ऋतु से कहा, तुझे ननद के रूप में चुड़ैल मिल रही है, प्यार की दुश्मन कहेंगी। चल तुझे कल फोन करता हूँ। ऋतु ने उसे दीक्षा को फोन देने के लिए कहा। कुछ सेकंड्स बाद उसने दीक्षा के हाथ में फोन दे दिया। हाँ ऋतु बोल। उसने फोन स्पीकर पर रख दिया। दीक्षा तू अगर चुड़ैल है तो फिर सोच ले तेरा भाई क्या है। और मैं उसके साथ शादी कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं भी इसी कैटेगरी की हुई। 2 चुड़ैले और एक भूत मिलकर शादी के बाद धमाल मचाएंगे। ये कहते हुए दोनों जोर से हंसने लगी और अनमोल ने अपना सर पकड़ लिया। चल ऋतु, फोन रखती हूँ। मम्मी ने अनमोल को बुलाने के लिए भेजा था छत पर। फिर तो तू जल्दी जा और इसे भी ले जा। दीक्षा और अनमोल दोनों लड़ते झगड़ते नीचे चले गए। उसे नीचे देखते ही मम्मी ने कहा, 1 हफ्ता बचा है शादी में, अब तो छत पर जाना बंद कर दे। तेरी शादी हो रही है पड़ोसियों की नहीं। कुछ काम में हाथ बटाएगा कि नहीं? तेरे पापा जी अभी सामान लेकर आने वाले हैं, यही नीचे रहे। सामान उतारने के लिए तेरी ज़रूरत लगेगी। कपिल नहीं आ रहा क्या साथ? वो नौकर है बेटा। बेटा नहीं तो 24 घंटे साथ चिपके रहेगी। गाड़ी में सामान रखकर वो अपने घर चला गया है। ठीक है। अनमोल ने जैसे ही जेब से फ़ोन निकाला, दीक्षा ज़ोर से चिल्लाई, मम्मी देखो फिर से ऋतु को फ़ोन कर रहा है। अनमोल ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, मम्मी से बात करने लगा। मम्मी, अभी पापा जी को आने में टाइम है। मैं ऋतु को नहीं अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँ, पूछने के लिए वो कि शादी में कब आ रहा है। उस हिसाब से उसके रहने का इंतज़ाम भी तो करना पड़ेगा ना। ये सुनकर उसकी मम्मी ने उसे तो कुछ कहा नहीं, लेकिन दीक्षा को रसोई में खींच कर ली गई रोटी बनाने के लिए। अनमोल फ़ोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। हेलो, हाँ यार, तू शादी में कब आ रहा है? संडे की रात है ना शादी तेरी, तो मैं दोपहर तक आ जाऊँगा। पागल हो गया है क्या? शादी के दिन ही आना है तो फिर मत आ। हद है यार, कम से कम 3 दिन पहले तो आ। ऐसे नहीं चलेगा बॉस, सीरियस मत हो, मजाक कर रहा हूँ। बुद्धू कहीं का। शुक्रवार की सुबह पहुँच जाऊँगा। स्टेशन पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर अपने आप पहुँच जाऊँगा, ठीक है? और जिस कॉलेज में मैं इंटरव्यू के लिए गया था वहाँ का क्या हुआ? इंटरव्यू तो अच्छा गया था, उम्मीद तो है काम बन जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। आंटी भी आ रही हैं ना साथ? नहीं, मम्मी नहीं आ पाएंगी। उनके स्कूल में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उन्हें इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलेगी। बैचलर पार्टी का कुछ इंतज़ाम है कि नहीं? पापा जी से बात की थी इस बारे में यार, उन्होंने मना कर दिया। बाहर से गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आई तो अनमोल जल्दी से बोला, चल फ़ोन रखता हूँ, पापा जी आ गए हैं।
फोन रखते ही अनमोल बाहर भाग गया। गाड़ी से सामान उतारते हुए पापा जी ने एक नज़र गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर सामान उतारने को कहा। अनमोल ने दीक्षा को आवाज़ लगाई, दीक्षा आकर ज़रा मदद कर दे सामान उतारने में। दीक्षा का मन तो था कि उसे 2-4 सुना दे, लेकिन फिर पापा जी को देखकर चुप हो गई। खैर, उसके हिस्से की कसर उन्होंने पूरी कर दी थी। अकेले नहीं उतारा जा सकता सामान जो दीक्षा को बोल रहा है। काम करने के नाम पर तेरी नानी मरती है, शादी के बाद क्या करेगा? पापा जी, संडे को मेरी शादी है, थोड़ी तो इज्जत दो होने वाले दूल्हे को। कपिल को रख लो कुछ दिन के लिए घर पर, मेरे पास अपने भी काम हैं। ये सुनकर उन्हें हंसी आ गई। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप अंदर चले गए। रात को खाना खाने के बाद अनमोल ने कहा, पापा जी, मुंबई से मेरा दोस्त आने वाला है, उसके रहने का इंतजाम कहाँ करना है? बेटा, इतना बड़ा घर है, जैसे सब रहेंगे वो भी रह लेगा। वापसी कब की है उसकी? सोमवार की ट्रेन है 12 बजे की। ठीक है, फिर वो तेरे साथ तेरे कमरे में रह लेगा। लड़का शरीफ है ना? क्या नाम है, क्या करता है? पापा, उसका पूरा नाम सक्षम सिंह ठाकुर है, उत्तराखंड का है, मुंबई में रहता है। कुछ साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया था। वो इकलौता है और अपनी मम्मी के साथ रहता है। उसकी मम्मी स्कूल में टीचर हैं। सक्षम सिंह ठाकुर ने फिजिक्स में PhD की हुई है। कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब के लिए कोशिश कर रहा है। उत्तराखंड में जब मैं ट्रैकिंग के लिए गया था तब मुलाकात हुई थी उससे। शरीफ लड़का है। अनमोल ने सक्षम का पूरा बायोडाटा अपने पापा के सामने पेश कर दिया। फिर ठीक है, घर में दीक्षा है, इसीलिए जानकारी रखनी पड़ती है। तेरी शादी के बाद अब दीक्षा का नंबर है, लड़का मिलते ही इसके हाथ पीले कर दूंगा। ये सुनते ही मुंह बनाते हुए दीक्षा कमरे में चली गई। उसे अनमोल की तरह लव मैरिज करनी थी, जो पापा जी ने कभी होने नहीं देनी थी। दीक्षा का घर दिल्ली के घंटा घर पर था। बड़ा मकान था, नीचे उसके मम्मी पापा और उसका कमरा और हॉल था, और ऊपर अनमोल का कमरा, साथ में 2 कमरे मेहमानों के लिए थे। मेहमानों का घर में आना शुरू हो गया था। खाना बनाने वाले भैया को पापा ने शादी से 2 दिन पहले ही बुलाया था। इस बात से दीक्षा का पारा चढ़ा हुआ था। वो सुबह से रसोई में चाय बनाकर थक गई थी। उसने चिढ़ते हुए अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, बुआ को घर में आराम करवाने के लिए बुलाया है क्या? थोड़ा उन्हें भी रसोई में लगाओ ना। सुबह से रसोई में खड़े खड़े मेरे पाँव थक गए हैं। जरा सा बैठो रही की आवाज़ लगानी शुरू कर देती हैं। दीक्षा पुत्र, अपने हाथ की गर्मा गर्म चाय तो पिला दे। उनके बेटी बार बार मेरी अलमारी खोलकर देख रही है, और उनके लाडले चिंटू का तो खाने से फुर्सत ही नहीं। मुझे पसंद नहीं है मेरी चीज़ों को कोई हाथ लगाए। चिंटू इतना मोटा हो गया है, वो उसे कुछ कहती क्यों नहीं है? दीक्षा, शादी के घर में ऐसा ही होता है। एक दिन रसोई में चाय क्या बनानी पड़ गई, तेरा रोना शुरू हो गया। परसों आ जाएगा खाना बनाने वाला, अब रोना बंद कर। इतने दिनों बाद आई है तेरी बुआ अपने बच्चों के साथ, तुझसे छोटे हैं उम्र में, थोड़ी तो समझदारी दिखा। दीक्षा मुंह बनाते हुए बुआ को चाय देने चली गई थी। चाय देकर जा ही रही थी कि बुआ ने उसे अपने पास बैठा लिया। क्यों दीक्षा, परेशान आ गई है चाय बना बनाकर अपनी बुआ के लिए? उसने झूठ बोल दिया। नहीं बुआ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दीक्षा, तेरी जुबान तेरे चेहरे का कभी साथ नहीं देती। जो तेरे मन में होगा वो चेहरे पर आ ही जाएगा। अपने हाथ का खाना और चाय पीते हुए थक गई थी, इसीलिए तुझे कहा बेटा चाय बनाकर पिलाने के लिए। मायके की चाय का स्वाद ही कुछ और होता है, ये तू अभी नहीं समझेगी। टेंशन मत ले, रात का खाना मैं बना दूंगी। ये सुनकर दीक्षा थोड़ी भावुक हो गई। सॉरी बुआ, अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो। दीक्षा, मेरे लिए तू और नीलू एक जैसे हैं। मैं बच्चों का दिमाग जानती हूँ। नीलू से लाख गुना अच्छी है मेरी दीक्षा। नीलू तो घर में ग्लास तक नहीं उठाती। इससे पहले तेरी मम्मी तुझे आवाज़ लगाए, आजा थोड़ी देर मेरे साथ कंबल में आकर लेट जा। दीक्षा झट से बुआ के गले लग गई। उसका दिल बच्चों की तरह था, जितनी जल्दी गुस्सा होती थी उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाती थी। उसे बातें बनाना नहीं आता था, जैसे ही दिमाग में सोचती थी वैसे ही मुंह से उगल देती थी। उसकी यही बात उसकी मम्मी को पसंद नहीं थी। शुक्रवार को सुबह से खाना बनाने वाले टप्पू भैया और उनके हेल्पर छोटू का इंतजार हो रहा था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब थे। इस चक्कर में सुबह सबके लिए बाहर से छोले भटूरे मंगवाए गए थे। अनमोल ने फ़ोन करके पता किया तो पता चला वो 10 मिनट में पहुंचने वाला है। यह सुनकर सबने राहत की सांस ली। मौका पाकर अनमोल छत पर पहुंच गया ऋतु से बात करने के लिए। दोनों को फ़ोन पर चिपके रहने के लिए घर वालों से डांट पड़ रही थी, लेकिन दोनों इस समय अपनी अलग ही दुनिया में थे। खैर 10 मिनट बाद घंटी बजी और दीक्षा जल्दी से दरवाज़ा खोलने भागी। दरवाज़ा खोलते ही उसने गुस्से में बोलना शुरू कर दिया, डब्बू भैया, ये कोई आने का समय है? दोपहर के 12 बज रहे हैं। आपके चक्कर में हमें नाश्ता बाहर से मंगवाना पड़ा। अब जल्दी से चलकर खाना बना दीजिए। अरे आप अकेले आए हैं? आपका हेल्पर छोटू कहाँ है? कुछ बोलेंगे भी या यूं ही मुंह में दही जमा कर खड़े रहेंगे? और आप ये इतना बड़ा सूटकेस क्यों लेकर आए हैं? हमारे घर में रुकने का इरादा है क्या? पापा जी ने तो कहा था आप काम खत्म होने के बाद रात को अपने घर चले जाएंगे। अंदर से उसकी मम्मी आवाज़ लगा रही थी, दीक्षा कौन आया है? मम्मी डब्बू भैया आए हैं, वो भी सूटकेस लेकर बिना हेल्पर के। कुछ पूछ रही हूँ तो जवाब नहीं दे रहे हैं और ऊपर से घूरे जा रहे हैं। ये सुनते ही उसकी मम्मी बाहर आ गई। डब्बू बेटा बाहर क्यों खड़ा है और छोटू को साथ क्यों नहीं लाया?
उस लड़के ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते आंटी, जिस डब्बू भैया की आपको तलाश है वह मैं नहीं हूँ। मेरा नाम सक्षम सिंह ठाकुर है। अनमोल सहगल का घर यही है क्या? मेरे दोस्त ने मुझे अपने घर का यही बता दिया था। यह सुनकर उसकी मम्मी ने गुस्से से दीक्षा की तरफ देखा और वो मुंह छुपाकर झट से अंदर भाग गई। उन्होंने प्यार से सक्षम को अंदर आने के लिए कहा, माफ़ी चाहूँगी बेटा, दरअसल हम डब्बू का इंतजार कर रहे थे। अनमोल ने कहा था कि वो 10 मिनट में आने वाला है। दीक्षा को गलतफहमी हो गई, पर यह बात तुमने उसे पहले क्यों नहीं बताई? आंटी, उसने बताने का मौका ही नहीं दिया। वो तो रुकने का ही नाम नहीं ले रही थी। मैंने अनमोल को फ़ोन किया था, लेकिन उसका फ़ोन बिजी आ रहा था। बेटा, उसका फ़ोन बिजी ही आएगा जब तक शादी नहीं हो जाती। तुम बैठो, मैं उसे बुलाने के लिए किसी को भेजती हूँ। छत पर होगा ज़रूर। उन्होंने चिंटू को उसे बुलाने के लिए भेज दिया था और दीक्षा को सक्षम के लिए पानी लाने के लिए कहा। वो पानी रखकर जा ही रही थी कि तभी उसकी मम्मी ने कहा, तुझे ये कहाँ से डब्बू लग रहा था? बोलने से पहले तूने नाम तक पूछना ज़रूरी नहीं समझा? इतने अच्छे लड़के को तूने डब्बू बना दिया है। सॉरी बोल सक्षम को। तब तक अनमोल भी नीचे आ गया था। दोनों दोस्त गले मिलने में लग गए और दीक्षा वहाँ से खिसकने लगी। दीक्षा कहाँ जा रही है? सॉरी बोल सक्षम को। जब अनमोल को पूरा किस्सा पता चला तो उसने भी दीक्षा को डांट लगा दी। खाना बनाने वाला इतने अच्छे कपड़े पहनकर आएगा क्या? थोड़ा तो सोच लिया कर बोलने से पहले, उसने चिढ़कर कहा। उसका नाम डब्बू है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसे अच्छे कपड़े पहनने का हक नहीं। डब्बू भी तो अच्छे कपड़े पहनकर आ सकता है ना। तूने ही कहा था वो 10 मिनट में आने वाला है और 10 मिनट खत्म होते ही ये आ गए। मुझे लगा यही डब्बू भैया हैं। सॉरी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने सक्षम जी को गलती से डब्बू भैया समझ लिया। ये कहते हुए उसने सक्षम की तरफ चिढ़ने वाले अंदाज में देखा और झट से अंदर भाग गई। सॉरी सक्षम, मेरी बहन थोड़ी पागल सी है। सक्षम ने मन ही मन कहा, थोड़ी नहीं, है तो कुछ ज़्यादा ही पागल लग रही है। अनमोल सबसे मिलाने के बाद उसे अपने कमरे में ले गया। यार, अभी मेरा कमरा सब अस्त व्यस्त हो रखा है, तो बुरा मत मानियो। ये सुनकर वो मुस्कुरा उठा। अक्सर लड़कों के कमरे ऐसे ही होते हैं। वैसे मुझे बुरा लग रहा है ये सोचकर कि मेरी वजह से तेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। सक्षम, भारतीय परिवारों में प्राइवेसी होती कहाँ है? मेरा कमरा ज़रूर अलग है, लेकिन मम्मी और उनके लाडली दीक्षा दरवाज़ा खटखटाए बिना कभी भी कमरे में टपक जाती हैं। इसलिए तो ऋतु से बात करने छत पर जाना पड़ता है। शादी के बाद तुम दोनों को ये दिन बहुत याद आएंगे अनमोल। शादी के बाद अक्सर कपल्स की ज़िंदगी से रोमांस ख़त्म हो जाता है। वैसे तो उससे अब प्यार करता है, शादी के बाद भी वैसे ही करना। प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है ज़िंदगी में। इसे जितना सहेज कर रखो उतना रखना चाहिए। सही कहा यार सक्षम, मैं और ऋतु बचपन से साथ हैं, फिर भी उससे बात किए बिना दिल नहीं भरता। वैसे क्या तूने प्यार किया है कभी किसी से? तू तो पहाड़ों में बहुत घूमता है, कभी किसी पहाड़न से प्यार नहीं हुआ? मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। इस समय करियर ज़रूरी है। एक बार सेटल हो जाऊँ फिर अच्छी सी लड़की देखकर अरेंज मैरिज कर लूँगा। प्यार व्यार मेरे बस की बात नहीं है। दोनों बातें ही कर रहे थे तभी दीक्षा अनमोल को बुलाने आई, लेकिन दोनों को बातें करता देख वो कमरे से बाहर खड़ी होकर उनके बातें सुनने लग गई। उसने मन ही मन कहा, डब्बू भैया यानी सक्षम सिंह ठाकुर की सोच में दम तो है। आजकल के लड़कों से कुछ अलग लग रहा है लड़का। शादी का माहौल था, घर में रौनक लगी हुई थी, घर के बाहर लाइटिंग लग चुकी थी, फूलों से घर सजाया जा रहा था। गुनगुनी सर्दी थी, चाय के दौर चल रहे थे, हर एक घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए आ रहा था। बच्चे अपना खेल खेलने में मस्त थे और बड़े गपशप में। होने वाला दूल्हा घर में कोना ढूंढ रहा था अपनी होने वाली दुल्हन से बात करने के लिए, लेकिन उसे कोई कोना खाली ही नहीं मिल रहा था और छत पर जाने पर रोक लग चुकी थी। अपना कमरा होने के बाद भी प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं थी। अनमोल का दिल ऋतु के लिए बेचैन हो रहा था। शादी में बचे 2 दिन काटना भी भारी लग रहा था। शादी के लिए उत्साह अपने उत्तम स्तर पर था। सक्षम को शांत देखकर अनमोल ने पूछा, क्या बात है सक्षम, क्या सोच रहा है? यह कि इंसान की ज़िंदगी में परिवार का होना कितना ज़रूरी है। तेरा भरा भरा घर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पापा के जाने के बाद से हम लोग थोड़े अकेले पड़ गए हैं। मेरी शादी में रौनक जमाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा क्यों सोच रहा है? मैं हूँ ना। तू कहेगा तो अपने पूरे टब्बर को ले आऊँगा रंग जमाने के लिए। मेरे रिश्तेदार तो वैसे भी मुफ्त की दावत खाने के लिए तैयार रहते हैं। एक तो बेचारे यहाँ तेरी खुशी में शामिल होने आए हैं और तू उनका मजाक उड़ा रहा है यार। हमारे यहाँ हंसी मजाक बिंदास चलता है यार। बस पापा जी के सामने थोड़ा शांत रहते हैं। अंकल बहुत सख्त स्वभाव के हैं क्या? हाँ है तो सही थोड़े से, पर दीक्षा को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहते। फोन की लाडली जो है, तेरी बहन ने तो कल मुझे सच में डब्बू भैया ही बना दिया था। मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, बस नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। पूरा मत मानियो अनमोल, उसे देखकर तो कल शोले की बसंती याद आ गई। अपनी इसी आदत की वजह से तो मम्मी से डांट खाती है। ना तो उसकी ज़ुबान में फ़िल्टर है और ना ही ब्रेक। इतनी बड़ी हो गई है फिर भी इसका बचपना नहीं गया। ये सब पापा जी के लाड प्यार का नतीजा है। बचपन में बड़ी गोल मटोल सी थी, सब इसको प्यार करते हुए थकते नहीं थे। कभी इसकी गोद में तो कभी उसकी गोद में। सिर्फ अंकल की लाडली है कि तेरी भी है? मेरी तो होगी ही लाडली, मेरी इकलौती छोटी बहन जो है।
है तो अच्छी, लेकिन एक नंबर की चुगलखोर और लड़ाकू विमान है। मैं छत पर टहलने के बहाने ऋतु से बात करता हूँ, इसका पर्दाफाश इसी ने तो किया था सबके सामने। ये सुनकर सक्षम हंसने लगा। मैं नीचे जा रहा हूँ, तू नहा धोकर नीचे आ जाइयो। ठीक है। अनमोल के जाने के बाद वो दीक्षा को याद करके हंसने लगा। अजीब सैंपल है ये लड़की, बाप रे कितना बोलती है। जिससे इसकी शादी होगी उसकी तो वाट ही लग जाएगी। वैसे देखने में क्यूट तो है। उसके दिल ने कहा, सक्षम बेटा ज़्यादा उसकी क्यूटनेस पर मत जा, चुपचाप जल्दी से जाकर नहा ले, बहुत हो गया दीक्षा पुराण। नीचे गर्मा गर्म पूरियां बन रही थी। अनमोल कहकर तो गया था कि वो नीचे जा रहा है, लेकिन वो नीचे गया ही नहीं था। उसकी मम्मी ने दीक्षा को कहा, जाकर अनमोल और सक्षम भैया को नीचे बुलाकर ले आ नाश्ते के लिए। इस बात पर दीक्षा हंसने लगी। मम्मी आप क्यों सक्षम को भैया कह रहे हो? तेरे लिए कह रही हूँ पगली लड़की। अनमोल को तो भैया बोला नहीं जाता, कम से कम उसके दोस्त को तो बोल ले। वैसे भी भाई के दोस्त को भैया ही कहकर बुलाते हैं। जब मैं अपने भाई को भैया नहीं बोलती तो उसे भैया क्यों कहकर बुलाऊंगी? जो मैंने कहा है वो चुपचाप कर। जाकर जल्दी से दोनों को बुलाकर लिया। दीक्षा अपनी आदत से मजबूर थी। दरवाजा खटखटाए बिना सीधा कमरे में घुस गई। सक्षम तौलिया लपेटे शीशे के सामने खड़ा होकर बाल बना रहा था। उसे देखते ही वो चिल्ला पड़ा और दीक्षा ने झट से अपना मुंह घुमा लिया। आपको दरवाजे पर दस्तक देना किसी ने सिखाया नहीं क्या? किसी के कमरे में यूँ बेधड़क नहीं घुस जाना चाहिए। ये किसी का नहीं, मेरे भाई का कमरा है। आप अनमोल के कमरे में हैं, अपने कमरे में नहीं जो तौलिए में घूम रहे हैं। आप इधर मुंह घुमा सकती हैं, मैंने कपड़े पहन लिए हैं। दीक्षा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर नजरें नीचे कर ली और धीरे से बोली, अनमोल कहाँ है? मम्मी ने आप दोनों को नाश्ते के लिए नीचे बुलाया है। वो तो यही बोलकर गया था कि वो नीचे जा रहा है। ये सुनकर दीक्षा ने मुँह बना लिया। वो चिढ़कर बोली, ज़रूर छत पर होगा, अभी मम्मी को जाकर बताती हूँ। एक मिनट दीक्षा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। उसकी भारी भरकम आवाज़ सुनकर वो वहीं रुक गई। 2 दिन बाद उसकी शादी है। ये पल जो उसे ऋतु के साथ जीने के लिए मिल रहे हैं वो शादी के बाद नहीं मिलेंगे। इसीलिए उसके इन पलों में खलल मत पैदा कीजिए। हर किसी का अपना एक पर्सनल स्पेस होता है, उसमें दखल देना अच्छी बात नहीं है। अब आप इतनी छोटी भी नहीं जो शादी का मतलब ना समझती हूँ। माना वो आपका भाई है, लेकिन शादी के बाद वो किसी का पति हो जाएगा और उसकी अपनी एक निजी जिंदगी होगी। यूं ही बेधड़क कमरे में घुस आना अच्छी आदत नहीं है। प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। आपके सलाह के लिए शुक्रिया, पर जो ज्ञान आपने अभी मुझे दिया है ना, वो मेरे भाई को भी दे दीजिएगा, क्योंकि वो भी मेरे कमरे में बिना नॉक किए घुस आता है। जब भी किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती हूँ तो कान लगाकर सुनता है कि मैं किसी लड़की से तो बात नहीं कर रही। वो मुझसे बड़ा चुगलखोर है। आप हमारा रिश्ता नहीं समझ पाएंगे। जल्दी से नीचे आ जाइए, गर्मा गर्म पूरियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। साथ में अनमोल को भी लेते आइएगा। और हाँ, आगे से कपड़े पहनते समय कमरे में कुंडी लगाना मत भूलिएगा। दीक्षा की बातों ने एक बार फिर सक्षम की बोलती बंद कर दी थी। उसने मन ही मन कहा, इस लड़की से बोलना तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसके पास तो हर बात का जवाब है, बोलने में नंबर 1 है। दीक्षा ने अपने कमरे में जाकर राहत की सांस ली। दिल जोरों से धड़क रहा था। पहली बार इतना सुंदर लड़का इतने करीब से देखा था, वो भी बिना शर्ट के। हाय क्या बॉडी थी। लगता है फिजिक्स में ही नहीं, बॉडी बनाने में भी PhD कर ली है। रणबीर कपूर जितना गोरा चिट्टा है और बॉडी भी ठीक वैसे ही है, फिट एंड फाइन। हद है, मम्मी इसको भैया बोलने के लिए कह रही थी। पागल थोड़ी ना हूँ जो इतने हैंडसम लड़के को भैया बोल दूंगी। सुबह जब आया था तब तो बेकार सा ही लग रहा था, लेकिन नहा धोकर लड़का चमक गया। चश्मे में तो और भी अच्छा लग रहा था, एकदम पढ़ाकू टाइप का। वैसे लड़के में कमी तो नहीं है कोई, बस आँखें थोड़ी छोटी हैं। है वो तो होंगी ही, लड़का पहाड़ी जो है। दीक्षा छोटी आंखों से काम चला लेगी। लव मैरिज के लिए लड़का परफेक्ट है। बाबा जी इसके साथ मेरे भी फेरे पड़वा दो। तभी बाबा जी ने कहा, पागल हो गई हो क्या दीक्षा, कुछ भी बोले जा रही है। ना जान ना पहचान और तू उसके साथ फेरे लगाने की बात कर रही है। चल नीचे जा और मम्मी का हाथ बटा। सब सच कहते हैं तेरे बारे में, तुझे सच में अक्ल नहीं है। आपकी बात सही है, लेकिन मैं भी क्या करूं, मेरे पेट में कोई बात पचती कहाँ है। बिना बोले मैं रह नहीं पाती। चलो ठीक है, नहीं सोचती इसके बारे में। वैसे भी सोचकर क्या फ़ायदा, पापा जी ने मेरी लव मैरिज होने नहीं देनी है। खैर लड़के को भी तो अरेंज मैरिज ही करनी है। 2 दिन का मेहमान है, इसके बारे में जितना सोचने से फ़ायदा क्या है। पापा जी काल्पनिक और उसके नीचे बीच अंदरूनी वार्तालाप चल रहा था। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। अनमोल और ऋतु पड़ोसी थे, इसीलिए रस्में अलग अलग जगह करने के बजाय एक ही जगह करने का फैसला लिया गया था। अनमोल की छत पर टेंट लगाया गया था। रात के संगीत के लिए गद्दी और रजाइयाँ आ चुकी थी। नाचने गाने की जगह छोड़कर सारा सामान सेट कर दिया गया था। सक्षम जब से आया था तब से अनमोल के साथ काम पर लगा हुआ था। दीक्षा शाम को बाजार जा रही थी सूट लेने के लिए कि तभी उसके पापा जी ने टोक दिया, दीक्षा अकेले मत जा, अनमोल को साथ ले जा। पापा जी पहली बार थोड़ी ना जा रही हूँ, रोज़ का तो आना जाना है। आप चिंता ना करो, मैं जल्दी आ जाऊँगी। वैसे भी अनमोल घर पर नहीं है, पार्लर गया हुआ है अपनी साज सज्जा के लिए। तभी पापा जी ने नज़र सक्षम पर पड़ी।
उन्होंने उसे पास बुलाते हुए कहा, सक्षम पुत्र, सर अपनी छोटी बहन दीक्षा को बाजार ले जा, इसे जल्दी वापस ले आई हो। एक बार ये बाजार में घुस जाए तो जल्दी घर वापस नहीं आती। छोटी बहन शब्द सुनकर सक्षम को खांसी आ गई। दीक्षा दौड़कर उसके लिए पानी ले आई। अब अंकल जी को कैसे मना करता, वो दीक्षा को ले जाने के लिए तैयार हो गया। पापा जी ने बाइक की चाबी उसके हाथ में थमा दी और बाहर ही खड़े हो गए। सक्षम बड़ा ही असहज महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंकल जी की नजरें उसे घूर रही हैं। दीक्षा उसे बिना पकड़े आराम से बाइक पर बैठ गई। पापा जी ने तेज आवाज में कहा, दीक्षा, सक्षम भैया की बात मानना और जल्दी घर आ जाना। जी पापा जी। मन ही मन में, हाय राम, सब इसको मेरा भाई बनाने पर ही क्यों तुले हुए हैं। पापा जी, मुझे नहीं बनाना इसको भाई। इसको देखते ही दिल में कुछ कुछ होने लगता है। इतने सुंदर लड़के को भाई कैसे कह दूं? कोई कुछ भी कहे, मैं इसे भाई नहीं बनाने वाली हूँ। वहाँ से निकलते ही दोनों ने राहत की सांस ली। ट्रैफिक सिग्नल पर बाइक रोकते हुए सक्षम ने गलती से ब्रेक लग गई और दीक्षा उसके ऊपर गिर पड़ी। सॉरी दीक्षा, वो गलती से ब्रेक लग गई। दरअसल मैंने काफ़ी समय से बाइक नहीं चलाई है, इसीलिए थोड़ी आदत से छूट गई है। आपने ये बात पापा जी को बताई क्यों नहीं? बाइक कहीं ठोक वोक मत दीजिएगा, कल मेरे भाई की शादी है। आपने कहीं गिरा दिया मुझे तो टांग वांग टूट जाएगी, साथ में चेहरा और ख़राब हो जाएगा। सिग्नल ओवर होते ही सक्षम ने कहा, आप थोड़ा जुबान को ब्रेक दीजिए अपनी। आपकी बातें सुनने में ध्यान लगाऊं या बाइक चलाने में? यूँ तो मैं बाइक ठोकने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन आप इसी तरह नॉन स्टॉप बोलती रही तो ठुक भी सकती है। रास्ता बताने के लिए मुंह खोलिए, बातें बनाने के लिए नहीं। दीक्षा ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा वो थोड़ा असहज हो गया, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो उसे रास्ता बताती जा रही थी। मार्केट पे इतनी भीड़ थी कि क्या कहें, गाड़ियाँ भी सब आड़ी तिरछी चला रही थी। सक्षम को गुस्सा आ रहा था। उसने पार्किंग में गाड़ी लगाई और बड़बड़ाने लगा, दिल्ली के लोगों में बिल्कुल भी ट्रैफिक सेंस नहीं है। जहाँ मन कर रहा है वहीं गाड़ी मोड़ दे रहे हैं। इससे अच्छा तो हमारी मुंबई है, वहाँ सब एक लाइन में चलती हैं। दिल्ली में रहकर दिल्ली वालों की बुराई, वाह क्या बात है। मुंबई में आड़ा तिरछी चलाने की जगह नहीं है ना, इसीलिए लोग एक लाइन में चलते हैं। दिल्ली की सड़कें देखी हैं, कितनी चौड़ी हैं, हर जगह हरियाली है और खाने की तो बात ही क्या करें। चलिए आज आपको यहाँ के मोमोज और गोलगप्पे खिलाती हूँ। खाते मुंबई को छोड़कर दिल्ली का गुणगान करेंगे। दीक्षा, बेकार की बातें बंद करो और जो काम करने आई हो पहले वो करो। यह सुनकर उसने मुंह बना लिया। अपने दर्जी की दुकान से जल्दी से सूट लिया और बाहर आकर खुशी से चहकते हुए बोली, आज रात संगीत में मैं यही पहनने वाली हूँ। आपको डांस करना आता है क्या? नहीं, मुझे नहीं पसंद डांस करना। सक्षम ने जवाब दिया तो वो मुंह बनाते हुए बोले, तो फिर शादी में 2 दिन पहले क्या करने आए हैं? आज तो पूरी रात डांस होने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, सब लोग नाचेंगे तो देखेगा कौन? कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए। ये कहकर वह हंसने लगी। उसे हंसता हुआ देखकर उसकी नज़र दीक्षा के गालों पर गई। उसके गाल पर हंसते हुए डिंपल पड़ती थी। अनमोल ने सच ही कहा था, एकदम छोटी बच्ची ही है, अपने में मस्त रहती है। वो पार्किंग की तरफ जाने लगा तो दीक्षा ने उसे रोक दिया। पार्किंग की तरफ कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मेरा छुटपुट सामान बाकी है। कहते हुए वो चूड़ियों की दुकान में घुस गई और वहाँ चूड़ियाँ देखने लगी। गुलाबी रंग की चूड़ियाँ हाथों में पहनकर उसके आगे हाथ घुमाने लगी। ये चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं सक्षम? ये सब उसे बड़ा अजीब लग रहा था। वो पहली बार किसी लड़की के साथ ऐसे बाजार गया था और वो भी चूड़ियों की दुकान में। उसे सब बहुत अटपटा सा लग रहा था। वो बाहर की तरफ देखने लगा। दीक्षा ने जोर से उसके कानों में चूड़ियाँ खनखनाते हुए कहा, जल्दी बताओ ये चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं? उसके गोरे हाथों में गुलाबी चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। चूड़ियाँ अच्छी लग रही हैं, जल्दी करो, घर जाने में देर हो गई तो बेकार में डांट पड़ जाएगी। दीक्षा ने चूड़ियाँ ली, फिर गोलगप्पे खाए। वो तो मोमोज खाने के चक्कर में भी थी कि तभी सक्षम ने डांट दी। घर आने से पहले उसने अपना हाथ उसके कंधे पर से हटा लिया था। सक्षम उसके पापा जी को गाड़ी की चाबी देकर अपने कमरे में चला गया। दिल की धड़कनें कुछ बढ़ी हुई सी थी उसकी। कुछ अलग सा महसूस हो रहा था जो नहीं होना चाहिए था। रात को संगीत के लिए सब छत पर इकट्ठा हो गए। पहले ऋतु और अनमोल की डांस परफॉर्मेंस हुई, फिर बच्चों की, उसके बाद दीक्षा की एंट्री हुई। गुलाबी सूट में लंदन ठुमकदा वाले गाने पर ऐसे ठुमके कर रही थी कि सक्षम के तो होश ही उड़ गए उसे देखकर। उसके वो चूड़ियों से भरे हाथ उन पर बहती उसकी नजरें एकटक उसे देखे जा रही थी। बगल में अनमोल की बुआ का लड़का चिंटू बैठा हुआ था। बड़े ही पाजी किस्म का बच्चा था। दीक्षा की परफॉर्मेंस खत्म होते जोर से बोला, अब लास्ट परफॉर्मेंस देंगे सक्षम भैया। वो नाना करने लगा मगर सब पीछे पड़ गए और उसे स्टेज पर भेज दिया डांस करने के लिए। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, सॉरी पर मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता। अनमोल जोर से चिल्लाया, तेरे दोस्त की शादी है और तू नखरे कर रहा है? तू डांस शुरू कर, हम सब तुझे ज्वाइन करेंगे। चिंटू गाना लगा। चिंटू भी बड़ा तेज था। उसने गाना लगा दिया, रांझुना हुआ मैं तेरा, अब कौन तेरे सिवा मेरा। सक्षम म्यूजिक के साथ थिरकने लगा और फिर सारे लोग उसके साथ मिलकर थिरकने लगे। दीक्षा के करीब आते ही पाँव के साथ साथ उसके होंठ पे हिलने लगे थे। रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा।
रौनके तुम्ही से मेरी, कौन तेरे बिन मेरा। सक्षम जो पहले नाचने के लिए बना कर रहा था, बाद में ऐसा नाचा कि सब उसे नाचता हुआ देखकर हैरान रह गए। जैसे ही गाना खत्म हुआ और अपने आसपास के लोगों पर उसकी नज़र गई तो होश आया कि वो भावनाओं में आज कुछ ज़्यादा ही बह गया था, जो उसके लिए सही नहीं था। रात के 1 बजे तक संगीत का कार्यक्रम चला। उसके बाद सब थककर सो गए, क्योंकि सुबह जल्दी जो उठना था हल्दी की रस्म के लिए। घर में उथल पुथल मची हुई थी, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर। सक्षम जल्दी उठ गया था, पर अनमोल अभी भी सो रहा था। सक्षम कमरे की बालकनी में जैकेट के अंदर हाथ डाले हुए रात के बारे में सोच रहा था। आंखों के सामने दीक्षा के डिम्पल वाले गाल, गुलाबी सूट और चूड़ियां नजर आ रही थी। उसे अपने आप पर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। पता नहीं क्या फितूर सवार हो गया था जो वह पागलों की तरह रात को नाच रहा था। इतना खुलकर तो वो कभी बंद कमरे में भी नहीं नाचा, जो आज इतने लोगों के सामने नाच पड़ा। उसका ध्यान आते ही वो कब गुनगुनाने लगा पता ही नहीं चला। शीशे के सामने बाल बनाते हुए वो गुनगुना रही थी, रांझना हुआ मैं तेरा। तभी दीक्षा हमेशा की तरह कमरे में दरवाज़ा खटखटाए बिना ही घुस गई और अनमोल को जगाने लगी। अनमोल उठ, जल्दी से तैयार हो जा, नीचे हल्दी की सारी तैयारियां हो गई हैं। आज वो पीले सूट में थी, हाथों में पीली चूड़ियां पहनी हुई थी। उसकी चूड़ियों की खनखनाहट सक्षम को पसंद आने लगी थी। वो उसे ही देख रहा था। तभी दीक्षा ने अनमोल का कंबल खींच दिया तो वह जोर से चिल्लाया, पागल हो गई है क्या दीक्षा? ये क्या तरीका है उठाने का? और तो कैसे उठाऊं? इतनी देर से उठा रही हूँ और टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आज तेरी हल्दी है, भूल गया है क्या? पापा जी ने भेजा तुझे उठाने के लिए, इसीलिए आई थी। आ रहा हूँ 10 मिनट में, अब जा यहाँ से। वो फ्रेश होने चला गया। दीक्षा ने जाते हुए सक्षम की ओर देखते हुए कहा, खुद तैयार होकर ऐसे बैठ गए हो जैसे आज अनमोल की नहीं आपकी शादी है। अनमोल को पहले तैयार होने के लिए क्यों नहीं कहा? मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आई थी, इसीलिए सुबह जल्दी आँख खुल गई। अनमोल गहरी नींद में सोया हुआ था, अब सोए हुए बंदे को कैसे उठाता? आज उसकी शादी है, अब कल से उसे जल्दी उठाने मत आइएगा। सक्षम के होंठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट देखकर दीक्षा चिढ़ गई। मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हैं। सही कहा आपने, आप इतने भी पागल तो नहीं हैं, लेकिन थोड़ी सी तो ज़रूर है। इससे पहले दीक्षा जवाब देती चिंटू आ गया बुलाने के लिए। दीक्षा के नीचे जाते ही चिंटू ने सक्षम की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। सक्षम ने उसके गाल खींचते हुए कहा, क्या बात है चिंटू, तू इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? कुछ खास बात नहीं, बस कल रात की याद आ गई। आपने डांस बहुत बढ़िया किया था। पहले तो मना कर रहे थे, फिर बाद में ऐसा नाचे जैसे आपके शरीर में गोविंदा की आत्मा आ गई हो। यह सुनकर सक्षम मुस्कुरा दिया। भैया चॉकलेट खाने का मन कर रहा है तो मुझे क्यों बोल रहा है? जाकर अपनी दीक्षा दीदी को बोल, वो तो देने से रही, इसीलिए तो आपसे बोल रहा हूँ। तुझे ये क्यों लग रहा है कि मैं तुझे चॉकलेट खिला दूंगा? क्योंकि मुझे सब पता है। मतलब? सक्षम ने आगे छोटी करते हुए कहा, मतलब कल रात आप। सक्षम उसकी बात का मतलब समझ गया था। उसने जोर से उसके कान खींचे। चल तुझे लेकर नीचे चलता हूँ, आज सबके सामने तेरी पोल खोलता हूँ। ये ब्लैकमेलिंग की गंदी आदत कहाँ से सीखी? अभी बुआ जी को जाकर बताता हूँ। चुपचाप नीचे जा, अपना दिमाग खेलने में लगा। चिंटू उसकी डांट से डरकर भाग गया। सक्षम मन ही मन बोला, बड़ा ही खतरनाक बच्चा है ये चिंटू, तो इससे बचकर रहना पड़ेगा। खैर आज रात की तो बात है, कल सुबह तो मैं निकल ही जाऊंगा। थोड़ी देर बाद अनमोल की हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। सब उसे रगड़ रगड़ कर हल्दी लगा रहे थे। उसकी हल्दी होने के बाद सब उसी हल्दी से होली खेलने लगे और एक दूसरे के चेहरे पर लगाने लगे। सक्षम का मन किया वो भी दीक्षा के चेहरे पर हल्दी लगा दे, लेकिन मन को वहीं रोक दिया। अनमोल के बुलाने पर भी वो नहीं गया। दिल में उठते जज्बातों पर लगाम लगाना जरूरी था। दिल को तो किसी तरह समझा बुझाकर चुपचाप बैठा लिया, पर आंखों का क्या करता? जहाँ जहाँ दीक्षा घूम रही थी उसकी आंखें भी उसके पीछे दौड़ रही थी। हल्दी की रस्म के बाद गणेश पूजा हुई और उसके बाद खाना। सब लोग आराम करने चले गए थे। अनमोल को छत पर जाने की इजाज़त नहीं थी। वो कमरे में मैसेज खेल रहा था अपनी ऋतु के साथ। सक्षम को थोड़ा अटपटा लग रहा था कमरे में रहना। वो छत पर चला गया और वहाँ पीछे चरपाई पर सो गया। रात 4 बजे दीक्षा ऊपर आई तो देखा अनमोल फ़ोन सीने से लगाकर सो रहा था। उसने उसे जगाया और हंसने लगी। तू तो मजनू बन गया है ऋतु के प्यार में। बकवास बंद कर। कल से जब भी तेरे कमरे में आएगी तो दरवाज़ा खटखटा कर रहियो, समझी? हाँ मैं तो समझ गई, लेकिन ये बात तू भी याद रखियो, मेरे कमरे में आते समय और जब मैं किसी से फ़ोन पर बात करूँ तो मेरे आसपास मंडराइयो मत, ये जानने के लिए कि मैं किससे बात कर रही हूँ। ये नियम सिर्फ तेरे लिए है, मेरे लिए नहीं। बड़ा भाई हूँ, तेरा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। नज़र रखने और ख्याल रखने में फ़र्क होता है, भाइयों की किताब में नहीं होता। सक्षम कहाँ है? अनमोल ने पूछा। मुझे क्या पता, मैं जब कमरे में आई तो यहाँ नहीं था। छत पर जाकर देख, वहाँ तो नहीं। चलो उसे बुला कर लिया, तब तक मैं फ्रेश हो लेता हूँ। दीक्षा छत पर गई तो देखा वो चारपाई पर सो रहा था। उसने सक्षम कहा तो वो उठा नहीं। उसने उसके कान में जब जोर से उसका नाम लिया तब उसकी आंख खुली। कान में बोलकर उठाने की क्या ज़रूरत थी? जब सुन नहीं रहे थे तो और क्या करती? वैसे कमरा छोड़कर छत पर क्यों आ रहे सोने?
कहीं आप भी अनमोल की तरह अपनी गर्लफ्रेंड से छत पर बात करने तो नहीं आए थे? अनमोल ऋतु मैसेज खेल रहे थे, इसीलिए मुझे वहाँ रहना ठीक नहीं लगा। वैसे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर दीक्षा मुस्कुरा उठी। इसमें इतना मुस्कुराने वाली कौन सी बात है? कल डांस बढ़िया किया था आपने। क्या गाना था? हाँ याद आया, रांझना हुआ मैं तेरा। दीक्षा गुनगुनाते हुए नीचे भाग गई। सक्षम ने मन ही मन कहा, ये ठीक नहीं है, कहीं दीक्षा के दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा। वो नीचे गया तो सब चाय पी रहे थे। वो भी अपनी चाय का इंतजार करने लगा। तभी आंटी जी ने कहा, दीक्षा सक्षम भैया को चाय देकर आ। ये सुनकर दीक्षा ने गुस्से से अपनी मम्मी की तरफ देखा। सक्षम को समझ ही नहीं आ रहा था अंकल आंटी जबरदस्ती उसे दीक्षा का भैया बनाने पर क्यों तुले हुए थे। माना दोस्त की बहन बहन होती है, लेकिन हर केस में ऐसा ये जरूरी तो नहीं। ना उसे दीक्षा का भैया बनने में दिलचस्पी थी और ना ही सैया बनने में। अनमोल की बारात घर से निकल चुकी थी। शादी हॉल में थी, जो घर से 15 मिनट की दूरी पर था। उसके बावजूद घर से हॉल तक बारात पहुंचने में 2 घंटे लग गए थे। वजह थी बारातियों का डांस। बच्चे से लेकर बुजुर्ग सब नाचने में लगे हुए थे। दीक्षा के चाचा मामा तो नोट मुंह में पकड़े हुए नागिन डांस करने में व्यस्त थे। दीक्षा भी खूब जोरों शोरों से नाच रही थी। उसका लंदन ठुमकदा पर ठुमकना ही बंद नहीं हो रहा था। अनमोल क्रीम कलर की शेरवानी पहने सर पर सहरा बांधे घोड़ी पर बैठा हुआ था। शुरू में तो बड़ा खुश नजर आ रहा था, लेकिन इतनी देर से घोड़ी पर बैठे हुए उसे चिढ़ होने लगी थी। उसने धीरे से सक्षम को अपने पास बुलाकर कहा, यार ये नाच गाना बंद करवाना, पिछवाड़ा दर्द हो गया इस घोड़ी पर बैठे बैठे। बेचारी ऋतु मेरा इंतजार कर रही होगी। ये सुनकर सक्षम हंसने लगा। तू तो पक्का मजनू निकला ऋतु का। तेरी फैमिली को मैं कैसे मना कर सकता हूँ डांस करने के लिए? ठीक है, तो फिर जाकर पापा जी को बुला दे। उसके पापा जी को बुलाकर ले आया। अनमोल ने पापा जी को बारात आगे बढ़वाने के लिए कहा, जिसके लिए वो मान गए। उनके कहने पर बारात आगे चली गई। हॉल के बाहर ऋतु का परिवार खड़ा हुआ था। उसके साले ने उसे घोड़ी से नीचे उतारा। उसके सास ने उसकी आरती उतारने के बाद बड़े प्यार से उसकी नाक खींची। बड़ी ही प्यारी रस्म थी। दीक्षा पास में ही खड़ी थी। सक्षम ने उससे इसका मतलब पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसका मतलब है कि अनमोल अब ऋतु के परिवार का हिस्सा है और उससे अगर कोई गलती हो गई तो उन्हें हक है उसे डांटने का। जब आपकी शादी होगी तो आपकी भी नाक खींची जाएगी। हमारे यहाँ ये रस्म नहीं होती। सक्षम ने कहा तो वो आराम से बोले, हो सकता है आपकी जिससे शादी हो उसके यहाँ ये रस्म होती हो। मैं जिससे शादी करूँगा वो भी तो मेरी तरह पहाड़ी होगी। हो सकता है पहाड़ी ना हो। दीक्षा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और अनमोल के साथ जाकर खड़ी हो गई। मिलने की रस्म शुरू हो चुकी थी। मिलने की रस्म के बाद अनमोल की पूजा हुई और फिर ऋतु की एंट्री। लाल रंग के लहंगे में ऋतु बहुत सुंदर लग रही थी। अनमोल तो भावुक हो गया था अपनी ऋतु को देखकर। वो उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले गया। जयमाला की रस्म के बाद फोटो सेशन हुआ और फिर फेरों की रस्म। ऋतु की सगी बहन नहीं थी। जूता छुपाई की रस्म में उसकी चचेरी बहन मिनी ने अनमोल के जूता छुपाई किए। जूते देने के बदले में वो 11,000 रुपये मांग रही थी, जिसे दीक्षा ने देने से मना कर दिया। मिनी दीदी 11,000 तो बहुत ज़्यादा है। ऐसा कर लीजिए, जूते आप रख लीजिए, मैं अपने भाई के लिए एक्स्ट्रा जूते लाई हूँ। वो उन्हें पहनकर ऋतु भाभी के डोली ले जाएगा। उसकी बात सुनकर मिनी का मुंह बन गया। ये तो रस्म होती है दीक्षा, अनमोल को पूरी करनी ही पड़ेगी। तभी अनमोल भी बोल पड़ा, दीदी रस्म बहुत महंगी पड़ रही है, थोड़ा तो कम कीजिए। मोल भाव के बाद 6,000 पर बात बनी। दीक्षा ने अनमोल के कान में धीरे से कहा, देख मैंने तेरे 5,000 बचा लिए। ये 5,000 तो मुझे और ऋतिक को दे दियो, बाद में हम दोनों पार्टी करेंगे। ये सुनकर ऋतु को हंसी आ गई। उसे प्यार से दीक्षा को गले लगा लिया। सक्षम अनमोल के पास ही बैठा था। दीक्षा की बातें उसे हैरान कर रही थी। इतनी खुशदिल बकबक करने वाली लड़की उससे पहली बार देखी थी। अनमोल ने दीक्षा के कान खींचते हुए कहा, पूरे के पूरे 5,000 तुझे दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, कल से ऋतु के पास मत फटकियो। मुझे डर है मेरी बीवी कहीं तुझसे ज़्यादा तेरे साथ गप्पे मारने में मशगूल ना हो जाए। यह सुनकर ऋतु, दीक्षा और सक्षम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सारी रस्म खत्म होने के बाद ऋतु की डोली लेकर सब घर आ गए थे। विदाई में कोई रोना धोना नहीं हुआ, क्योंकि ऋतु का घर पड़ोस में ही था और दोनों परिवारों के बीच गहरा संबंध था। गृह प्रवेश की रस्म होने के बाद दीक्षा ऋतु को अनमोल के कमरे में छोड़ गई और सक्षम अपना सामान लेकर नीचे आ गया। सारे रिश्तेदार हॉल से ही चले गए थे। बस नीचे बुआ जी का परिवार था। दीक्षा की मम्मी ने बुआ जी को दीक्षा के कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए कह दिया और दीक्षा को अपने कमरे में बुला लिया। सक्षम को 10 बजे स्टेशन के लिए निकलना था। उसकी 12 बजे की ट्रेन थी। दीक्षा उसे नाश्ते के लिए बुलाने गई तो देखा वो जाने के लिए तैयार बैठा हुआ था। वो उसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कैसे कहे। वो इंतजार में थी कि वो कुछ कहे तो वो अपने दिल की बात कहे, पर सक्षम ने ना कुछ कहा और ना ही उसकी तरफ देखा। मम्मी ने नाश्ते के लिए बुलाया। आप चलिए, मैं आता हूँ। उसे कुछ ना बोलते देख दीक्षा ने खुद ही पूछ लिया, आपको कुछ कहना है मुझसे तो कह सकती हैं। वो जानता था उसका इशारा किस ओर है, लेकिन उसने उस बारे में कुछ नहीं कहा। दीक्षा बोलने में कम ध्यान दो, आपका सारा फोकस करियर बनाने पर होना चाहिए
फालतू की बातों में ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर दीक्षा का मुंह बन गया। वो गुस्से में किचन में चली गई। उसके बाद उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अनमोल उसे स्टेशन छोड़ने के लिए आना चाहता था, लेकिन सक्षम ने मना कर दिया। उसने जाते समय अंकल आंटी के पाँव छुए तो उन्होंने कहा, बेटा दीक्षा की शादी में आना मत भूलना। अब दीक्षा का ही नंबर है, तुम भी उसके लिए बड़े भाई की तरह हो। भाई का फर्ज निभाने तो तुम्हें आना ही पड़ेगा उसकी शादी में। जी अंकल, मैं ज़रूर आऊँगा। उसने आखिरी बार दीक्षा की तरफ देखा और निकल गया। जारी है।